निज़ामों, मीनारों, जवाहरात का शहर हैदराबाद। तहजीब, तमद्दुन, तारीख का शहर हैदराबाद। 7 निज़ामों के हुस्न तसव्वुर ने इस शहर को वो जमाल बख्शा कि हैदराबाद सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के नुमाया शहरों में शामिल हो गया। और फिर 21वीं सदी के हैदराबाद ने जब जदीदियत से नजर मिलाई तो आईटी इंकलाब ने इसे हैदराबाद से बना दिया साइबराबाद। फिर इस खूबसूरत शहर को लगी न जाने किसकी बुरी नजर। 18 मई 2007 18वीं सदी में बनी मक्का मस्जिद में हुआ जोरदार धमाका। की बारगाह में खड़े लोग उससे कुछ और नजदीक पहुंच गए। 9 लोग अगले दिन का सूरज कभी न देख सके। अभी हैदराबादी सदमे से संभल भी नहीं पाए थे कि धमाके की मुखालफत में मुजाहिरा कर रहे लोगों पर पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में धमाके से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो मनहूस दिन था जब इस धमाके ने इस शहर के सुकून को भी जैसे हमेशा के लिए निगल लिया। इसके बाद शहर में हुए 2 और धमाके, गोकुल चाट भंडार और लुम्बिनी पार्क। लेकिन जैसे इतना ही काफी नहीं था, धमाके के शिकार अस्पतालों में जब अपने जख्मों पर मरहम लगा रहे थे, पुलिस का कहर कुछ और लोगों की जिंदगियों पर दाग लगा रहा था। ISI रईसुद्दीन तुम्हारे घर वाले मुलाकात के लिए आए, तुम्हारे घर वाले मुलाकात के लिए आए। जैसा कोई ISI रईस के नाम से जानता तो कुछ इस तरह से, यानी कोई बड़े क्रिमिनल को जिस तरह से नज़रों से देखते, जल्दी से कोई दोस्ती नहीं करते, जो दोस्त थे वो दूर रहना शुरू कर दिए थे। जो मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था तो वहाँ के इमाम, मौज़न और मुसल्लियाँ तक मेरे से एक डर रहे थे मेरे से देख के, जैसा कि मैं वाकई में कोई टेररिस्ट हूँ। उंगली पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता तो एक उंगली होती, उसके अंदर सुराख हो जाता, और एक तरफ ऐसा होता, एक सुराख जाकर दूसरी तरफ से निकल जाता, वो जो शॉक देने का जो वो रहता इंस्ट्रूमेंट। चुन चुन कर लोगों को घरों से उठाया जाने लगा। ऑटो रिक्शा ड्राइवर या फिर डॉक्टर और इंजीनियर, इम्तियाज बिल्कुल भी नहीं, कोई भी आ सकता था इस शक के दायरे में। जब पहली बात तो अचानक जॉब से घर को वापस आने वाला, मैं वो रात को घर वापस नहीं आया, रात भर परेशान रहे। इसी तरह से 8 दिन तक इलीगल डिटेंशन में मुझे रखा गया। 8 दिन तक घर वालों को ये पता नहीं था कि उनका लड़का जिंदा है या मर गया, इतना पता है कि पुलिस वालों के पास है। और इसके बाद फिर जो इन लोगों पर गुजरा वो ये जानते हैं या फिर इनका खुदा। हम लोग को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, जिसमें नक्सलाइट्स है, ISI एजेंट्स, इस तरह के लोगों को रखा जाता। रख करके जब घर वाले मुलाकात को आते थे, पहला जुल्म घर वालों के ऊपर ये होता था कि तुम्हारा लड़का ISI एजेंट है, ये फॉर्म फिलअप करो तो हम मुलाकात देंगे। ISI रईसुद्दीन तुम्हारे घर वाले मुलाकात के लिए आए। पूरे जिस्म पर लकड़ियों से मारा गया और तलवों पर बेल्ट से मारा गया, और इस दौरान सिर्फ यही पुलिस का ये था कि तुम मक्का मस्जिद का धमाका कबूल कर लो। धमाकों का फ़ायदा उठाकर तहकीक़ात के नाम पर पूरे की पूरी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को जो है ना यहाँ पे टारगेट किया गया है। लेकिन जुल्म की वो दास्तान किसने सुनी जो बिना किसी जुर्म के उनको मिली, जिनसे इन मुल्जिमों की वाबस्तगी थी। माँ बाप, बहन भाई, बीवी और नन्हे मासूम बच्चे भी, सभी को बना दिया गया गुनहगार। चेकिंग को घर पे आए थे, कुछ नहीं निकला, पेपर में धरा दिए कैसा है बोल के।
लेकिन सब गलत है। मेरे शौहर डॉट कैप पे नौकर थे, वहाँ जॉब करते थे, घर को आते थे, मेरे को देखते थे, मेरे बच्चों को देखते थे। मैं अकेला जेल गया, लेकिन मेरी वजह से मेरे पूरे फैमिली के 8 मेंबर को सज़ा हुई। मैं जेल गया, मेरे को भी सज़ा, मेरे साथ मेरे वालिदैन को उसकी वजह से तकलीफ़ हुई। मेरे भाई बहन जहाँ भी स्कूल में पढ़ते थे, काम करते थे, उनको भी मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई। जहाँ भी जाते थे काम पे यही बोलते थे, टेररिस्ट या ISI के एजेंट के भाई है ये, इनका भाई जेल में है, ये ब्लास्ट केस में जेल में है। दाढ़ी और टोपी वालों को ही अमूमन दहशत का सौदागर समझता रहा हिंदुस्तान उस वक्त अचानक हैरान हो गया जब गेरुए रंग पर खून के बदनुमा छींटे पड़े। स्वामी असीमानंद के कबूलनामे ने जैसे हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का फलसफा ही उलट दिया। असीमानंद जी जो है मेरे को सलाम करे थे, फिर उसके बाद में जो है उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद जो है मैं उनसे, उन्होंने जब मेरे से माफ़ी मांगे तो मैं उनको बताया कि माफ़ी का असल हकदार तो मैं नहीं हूँ, जो ब्लास्ट में जिसकी फैमिली सफ़र हो रही है और जो लोग मरे वो लोग से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं उनको मेरे फ़िज़िकल टॉर्चर के बारे में बताया और जो है जो घर के हालात जो है उधर के बीते और ब्लास्ट के बाद में जो शहर का माहौल हो गया था, सब चीज़ से मैं उनको वाकिफ़ कराया। तो उन्होंने मेरी बात बस संजीदगी से सुनते थे और कभी बात सुनते सुनते जो है उनकी आँखों में जो है पानी भी आ जाता था। मेरे घर वाले मिलने आए थे, कुछ खाने वगैरह के लिए कुछ चीज़ लेके आए थे, तो मैं उनको उनके साथ बैठ के खाता था, उनको भी खिलाता था। असीमानंद का अखबारी बयान आने के बाद जो है मुल्क में एक साथ ही जो है ना हालात तब्दील हो गए। लोग जो है एक शौक की कैफियत में हैं कि RSS जिसे पेट्रियाटिक वो समझते थे, हुब्बुल वतनी की कलामत समझते थे, उसका दहशतगर्दी का बेनकाब होने के बाद लोग परेशान हो गए काफ़ी। और वो लोग जो है, हम जो इतने सालों से कह रहे थे कि हमारे नौजवान जो है ना बेकसूर हैं और उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर जो है केसेस में मुलविस किया गया है, ये तमाम बातें जो है अब हकीकी तौर पर जो है ना वाकई लोग नज़र आने लगा कि यहाँ बेकसूर नौजवानों को जो है यहाँ पर निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तान में जमहूरियत और सेक्युलरिज्म की शायद अकेली निशानदेही के तौर पर बाकी अदालत ने तो इन बेकसूरों को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन क्या दुनिया इन्हें बरी कर पाई? जी नहीं, बिल्कुल बरी नहीं करी दुनिया, क्योंकि जब मैं जेल से बाहर आया तो बहुत कुछ बदल गया था मेरे लिए। जो मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था तो वहाँ के इमाम, मौज़न और मुसल्लियाँ तक मेरे से एक डर रहे थे मेरे से देख के, जैसा कि मैं वाकई में कोई टेररिस्ट हूँ। जाने से पहले मेरे खुद के ऑटो थे ज़ाती, आए थे, पूरे ऑटो बिक गए, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे जब। और जहाँ भी नौकरी मांगने जाते तो लोग अनजान तरीके से कट कर डालते थे, नौकरी देते नहीं थे, बहाने बनाते थे। UMS के फाइनल ईयर में था। जैसे मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मेरा एडमिशन ख़त्म हो गया था, कैंसिल हो गया था। फिर रीएडमिशन के लिए जब मैं दरख्वास्त दिया तो यूनिवर्सिटी परमिशन नहीं देने लगी। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से परमिशन लिया। इस दौरान पुलिस का हरासमेंट ये था कि अटेंडेंस डालना पुलिस स्टेशन को, पुलिस का बार बार घर को आना, और कॉलेज में जब मैं क्लास में बैठता तो बाहर आकर पुलिस वाला ठहर जाता। वो नौजवान जिन्हें मुस्तकबिल के हसीन ख्वाबों की तकमील करनी थी, जेल से रिहा होने के बाद दरअसल अब अपनी बिखरी जिंदगी के रेज़े बीन रहे हैं, फिर एक घर बनाने की तमन्ना लिए। कुछ आया है फ़र्क लोगों के जहन में, लेकिन पुलिस और हुकूमत के जहन में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। पुलिस हुकूमत की नज़र में अभी भी हम दहशतगर्दी हैं। गोया कि जिंदगी इतनी ही आसान होती और दुनिया इस कदर मेहरबान, लेकिन खुदा ने तो हर हाल में मदद का वादा किया है और इंसान की सूरत में शायद कुछ फरिश्ते भी हमारे आसपास ही रहते हैं। एक ऐसे वक्त में जब ज़माना इन बेगुनाहों का जैसे दुश्मन ही बन गया था, तमाम ख़तरात को नज़रअंदाज करके लतीफ़ साहब और रफ़त सीमा साहिबा के साथ ही इनके इदारे ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, जो अभी तक इनके साथ कायम है। हम इनके लड़कों के ताल्लुक़ से हम इनकी एडवोकेसी कर रहे थे, इनकी बात कर रहे थे, तो पुलिस का जो प्रेशर हम पर बिल्डअप हुआ था बहुत ज़्यादा था
इवन यहाँ तक कि जो है हमारे को काफ़ी थ्रेटनिंग आ गई थी और यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। उनके घर के दूसरे अगर अफराद ऐसे हैं जो कोई हुनर जानते हैं तो उस हुनर से मुताल्लिक़ उनको सामान फराहम किया गया। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की दुकान डाल कर दी गई, किसी को किराने की दुकान डाल कर दी गई। नॉन मुस्लिम की तरफ हमने ताउन इस तरह उनसे तलब किया कि जब हमने अपील की तो ये लोग हमारे साथ आए और इन नौजवानों के घरों को चले और उनके फैमिलीज़ के साथ उन्होंने हमदर्दी जताई और जब कभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये लोग बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देते रहे। लेकिन इन तमाम तकलीफों से ज्यादा जो एक खलिश जिगर को छलनी कर रही है वो है हुकूमत की लाताल्लुकी। अगर हुकूमत में वाकई संजीदगी होती, हुकूमत वाकई कंसर्न होती नौजवानों के ताल्लुक से, तो वो जो है स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट जो हुकूमत के पास पेश है कि इन पर किस तरह से टार्चर हुआ है और भास्कर कमीशन की रिपोर्ट इनके पास मौजूद है कि किस तरीके से मक्का में धमाके के बाद फायरिंग की गई है, उसको फ़ौरन असम्बली में रखती। हर एक नौजवान के लिए 20 लाख रुपए का जो है ना हर जाने का मुतालबा कर रहे हैं, उसे फौरी अदा कर देना चाहिए। गवर्नमेंट जो है ना अगर माफ़ी मांगने के ताल्लुक से संजीदा है तो गैर मशरूत माफ़ी मांगे और गैर मशरूत माफ़ी मांगने में हुकूमत को ज़री सी भी झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के सेकुलरिज्म का सवाल है यहाँ पर, स्टेट के सेकुलरिज्म का सवाल है यहाँ पर और साथ में डेमोक्रेसी का भी सवाल है यहाँ पर। अगर इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन सेकुलरिज्म को अगर ताकतवर है अगर साबित करना है तो इन नौजवानों से माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। एक मशहूर दानिश्वर का कहना है कि जमहूरियत अक्सरियत के मफाद का नहीं बल्कि अक़लियत की हिफाजत का नाम है। इस दर्जे की गैर संजीदगी को क्या कहिए कि इसी जमीन पर जन्म लेने वाले इसी मुल्क के बाशिंदों पर अपने ही मुल्क से गद्दारी का संगीन इल्जाम लगाया जाए। बारहा बेगुनाह साबित होने के बावजूद भी जलती जमीन पर उन्हें यूं लावारिस छोड़ दिया जाए और कोई आह भी न निकले। दरअसल इन चंद बेगुनाह नौजवानों से माफी का सवाल सिर्फ मुल्क की अक़लियत का सवाल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान नाम के मुल्क की बुनियादी तामीर के मकसद का सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को आज अपने ही बच्चों से माफी सिर्फ इसलिए नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान ये चाहता है, बल्कि इसलिए भी कि उसे दुनिया के सामने एक बार फिर साबित करना है कि आइडिया ऑफ इंडिया एक नाकाम लफ्ज का नाम नहीं।